और अब खबरें विस्तार से। मगरबी बंगाल में इतवार को एक बार फिर तशद्दुद भड़क उठा। हुगली में बीजेपी की शोभा यात्रा के दौरान आतिशजदगी और पथराव के वाकयात हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के कौमी नायब सदर दिलीप घोष के एक प्रोग्राम के दौरान वाकयात रुनमा हुए। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट दिलीप घोष ने कहा कि शोभा यात्रा के दौरान ख्वातीन और बच्चों पर पथराव किया गया। इससे कबल रामनवमी के दिन मगरबी बंगाल के हावड़ा शहर के काजीपाड़ा इलाके में तशद्दुद हुआ था। तशद्दुद के दौरान कई दुकानों और ऑटो रिक्शों में तोड़फोड़ की गई थी, जबकि पुलिस की कुछ गाड़ियों समेत कई कारों को आग लगा दी गई थी। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी और बजरंग दल हावड़ा में हुए तशद्दुद में हथियारों के साथ शामिल थे। ये इतनी लंबी शोभा यात्रा पूरा टाउन घूम रहा है, हजारों लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर अचानक पथरावबाजी होती है। हावड़ा का दूसरे घटना होने के बाद भी सरकार कितना सचेत है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पूरा समाज को जो अस्त व्यस्त किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है, इसका अगर प्रतिक्रिया हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ममता बनर्जी केवल राजनीति देखती हैं, नहीं तो आज ये होने की कोई संभावना ही नहीं था। पुलिस अगर पहले से और नजर रखता है, जहां गड़बड़ होता है, जो लोग गड़बड़ करते हैं, तो ये घटना नहीं होती। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं हुगली की। और जैसा आपने आपको पहले बताया कि मगरबी बंगाल में इतवार को एक बार फिर तशद्दुद भड़क उठा और ये तशद्दुद हुगली में बीजेपी की शोभा यात्रा के दौरान आतिशजदगी और पथराव के वाकयात भी हुए हैं। और जैसा कि बीजेपी के लीडर ने बताया है कि इस जुलूस के दौरान जुलूस में पथराव हुआ और हालात बिगड़ गए। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने नालंदा और सासाराम में हुए पुरतशद्दुद वाकयात को लेकर आला सतही जायजा मीटिंग की है। सीएम ने मीटिंग में आला ओहदेदारान को सख्त अहकाम दिए हैं। वज़ीर आला ने तमाम अफसरान को पूरी तरह चौकन्ना रहने को कहा है और शरपसंदों की निशानदेही के बाद सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। नीतीश कुमार ने बिहार शरीफ में दौरान तशद्दुद मरने वालों के लवाहिकीन से फोन पर बातचीत भी की। उन्होंने लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया है कि बिहार के 2 शहरों सासाराम और बिहार शरीफ में अब तक 109 लोगों को भड़काने और अमन में खलल पैदा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किया गया है। और इसको लेकर वहाँ पर लगातार हालात पर नज़र रखी जा रही है, ऐसा सरकार के आला अहदेदार उनका कहना है। और इसी मामले में आज आला सतही इजलास भी हुई है, जिसकी क़यादत खुद नीतीश कुमार उसकी सदारत कर रहे थे। और इस आला सतही इजलास में जो तमाम बड़े अहदेदारान हैं या अफसरान हैं, उन्हें ये बात बताई गई है कि किसी भी सूरत में जो लोग इसमें जिन्होंने इस पूरे मामले को बिगाड़ने में अपना रोल अदा किया है, उनकी निशानदेही की जाए और किसी भी सूरत ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए जिन लोगों ने इस पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। और ये सब कुछ तब हुआ जब रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान शोभा यात्रा के आगे बढ़ते बढ़ते और इस बीच वहाँ पर ये मामला कुछ इस तरह का हो गया कि 2 गुटों में आपस में झड़प हो गई। तो ये भी आपको बता दें कि जिस तरह से ये बात सामने आ रही है कि जैसा वहाँ पर अभी हालात को देखते हुए, चूँकि वहाँ पर वज़ीर दाखिला भी आज उनका एक प्रोग्राम था, वो भी वहाँ गए थे और उन्होंने इस मामले को लेकर सख्त तनकीद का निशाना बनाया और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बिहार के 2 शहरों सासाराम और बिहार शरीफ में अब तक 109 लोगों को भड़काने और अमन में खलल पैदा करने के इल्ज़ाम यानी व्यवस्था को बिगाड़ने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। और आज दोनों शहरों में तशद्दुद के तीसरे रोज़ मुकम्मल अमन व सुकून है। काबिल ज़िक्र है कि रामनवमी के जुलूस के दौरान सासाराम और बिहार शरीफ में तशद्दुद भड़क उठा था और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी भी देते हुए बताया है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अहदेदारों के साथ मीटिंग की है और पूरी सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को बुला करके हालात की समीक्षा की, जायजा लिया, तथ्यों से वे अवगत हुए और मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया और हम दोनों के माध्यम से, इन दोनों अधिकारियों के माध्यम से राज्य के पूरे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि हर कीमत पर शांति व्यवस्था बहाल रखी जाए, विधि व्यवस्था बनाई रखी जाए। जो दोषी हैं अभी तक गड़बड़ी करने वाले, उनकी पहचान की जाए और पहचान करने के बाद उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको सजा दिलाई जाए। तो अभी जो प्राथमिकता होगी वो यही होगी कि राज्य में जो ऐसे तत्व हैं जिन्होंने इस तरह का कोई अटेम्प्ट किया, प्रयास किया शांति भंग करने का, उनकी पहचान हो और जिन्होंने इस तरह का सामाजिक और कानूनी अपराध किया उनको कानून के दायरे में ला करके सजा उनको दिलाई जाए। वर्तमान में पूरे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। ये निश्चित तौर पे एक प्रयास था राज्य की अमन शांति को भंग करने का, जिसको पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के इसको विफल किया है और हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि आगे कोई ऐसी घटना को हम नहीं होने देंगे जिससे कि आम सामान्य शांति व्यवस्था पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जो ऐसे अंसर हैं समाज में, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हों, उनकी भी हम पहचान करके उनको कानून के दायरे में लाएंगे। उधर अमित शाह ने नवादा में जल से आम से खिताब करते हुए कहा कि दंगाई और फसादी बिहार में बेलगाम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर रियासत में बीजेपी इक़्तिदार में आई तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने इक़्तिदार की भूख का इल्जाम लगाते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार की जमकर तनकीद की और कहा कि किसी भी सूरत में अब उनसे हाथ नहीं मिलाया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला का कहना था कि बिहार में हुए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के बारे में रियासती हुकूमत से बात करने में कोई फायदा नहीं है। जनता स्पष्ट रूप से निर्णय कर बैठी है कि बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है और नवादा में भी नवल कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये सरकार है बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड़ सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड़ सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। मित्रों, सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं, वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं पर एक बात कह देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।
राहुल गांधी कल सूरत की अदालत में पेश होंगे। वो हवाई अड्डे से सीधे अदालत पहुंचेंगे। बताया गया है कि अशोक गहलोत, अभिषेक मनु सिंघवी और गुजरात कांग्रेस के लीडरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी ने उन्हें 2 साल सजाए कैद सुनाए जाने के फैसले के खिलाफ अपील की है और कल से अदालत उनकी अर्जी पर समाअत शुरू कर देगी। हत्या की इज्जत यानी डिफेमेशन केस में राहुल गांधी को सजा हुई है, जिसके बाद उन्हें अपनी पार्लिमानी रुकनियत से भी हाथ धोना पड़ा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आसाम में आम आदमी पार्टी के इक़्तिदार में आने पर मुफ्त बिजली और सभी नौजवानों को रोजगार देने का दावा किया है। केजरीवाल ने यह भी वादा किया कि आप सरकार ने गुज़श्ता 7 सालों में दिल्ली का चेहरा बदल दिया। ये उनका दावा था दिल्ली को लेकर। और असम में बीजेपी भी 7 साल इक़्तिदार में रही, लेकिन उन्होंने गंदी सियासत के अलावा कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने साथ ही में असम में मुफ्त में बिजली की फराहमी का भी वादा किया। के अंदर पेपर लीक नहीं होते, पंजाब के अंदर पेपर लीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि दिल्ली में ईमानदार सरकार है, पंजाब में ईमानदार सरकार है। दिल्ली में पिछले 7-8 साल में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया। 12 लाख बच्चों के लिए। हम ईमानदार लोग हैं, 24 घंटे जनता के बारे में सोचते हैं। जनता, एक आम आदमी के घर में आज उसका घर नहीं चल रहा, इतनी महंगाई हो गई है, बच्चे बेरोजगार हैं। एक जनता का दर्द समझते हैं हम लोग। 12 लाख बच्चों को मैंने रोजगार दिए। 1 साल हुआ है भगवंत मान को, 1 साल में 28,000 सरकारी नौकरियां इन्होंने दे दी बच्चों को। हमें रोजगार देना आता है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आसाम के एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। दिल्ली में बिजली फ्री है, पंजाब में बिजली फ्री है, आसाम में फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में। यहाँ तो पावर कट भी बहुत लगते हैं, मुझे पता चला। बिजली जाती बहुत है, जाती है कि नहीं जाती? गांव-गांव के अंदर बिजली नहीं आती यहाँ पे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की डायमंड जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म सीबीआई के बेहतरीन जांच अफसरों को मुमताज़ खिदमत के लिए सदर जमहूरिया के पुलिस मेडल और सोने के तमगों से सरफराज करेंगे। पीएम मोदी शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नए तामीर किए गए ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म सीबीआई के डायमंड जुबली तकरीबात के साल के मौके पर एक डाक टिकट और यादगार सिक्का भी जारी करेंगे। पीएम मोदी सीबीआई के ट्विटर हैंडल का भी आगाज करेंगे। 1 अप्रैल 1963 को उमूर दाखिला की वजारत की एक करारदाद के जरिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कायम किया गया था। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर देश प्रदेश। कर्नाटक के हुबली में वजीर खारजा एस जयशंकर ने बैरून ममालिक में तिरंगे की तौहीन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद दिनों में लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सैन फ्रांसिस्को में तिरंगे की तौहीन की कोशिश की गई। उन्होंने इंतबाही अंदाज में कहा कि ये इस तरह का हिंदुस्तान नहीं है जो अपने कौमी परचम को नीचे उतारे जाने की हरकत को कबूल करेगा। और जब इस तरह की कोशिश की गई तो हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर ने इमारत पर एक बड़ा तिरंगा झंडा लगा दिया। जयशंकर ने कहा कि यह सिर्फ नाम निहाद खालिस्तानी हामियों के लिए एक बयान नहीं था, ये अंग्रेजों के लिए भी एक बयानिया था कि अगर कोई तिरंगे की बेइज्जती करेगा तो कौमी झंडा और भी बुलंद कर दिया जाएगा। Incidents like what you saw, there will be reactions from India. The days when India would take this lightly, I want to say, are behind us. This is not an India which will accept its national flag pulled down by somebody in the manner. And the first thing our High Commissioner did when that happened, he got an even bigger flag and he put it right up there on that building. So that it was not only a statement to those so-called Khalistani state, it was also a statement to the British, saying, this is my flag and I will make it even bigger if somebody tries to disrespect it. So,
In that sense, the idea that there is today a different, a different India, an India which is very responsible, but which is also very firm. G20 की मेजबानी की अहमियत के बारे में बात करते हुए वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि G20 की मेजबानी का मकसद दुनिया को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान को दुनिया के लिए तैयार करना है। So what it will do is, in the G20, you will actually have really the most powerful influencers in the world. They will come to India, they will experience India. They will realize India is not necessarily what they read about in tourism brochures. That there is something much deeper, much more, I would say, vibrant and attractive about India. So in that sense, it is actually getting the world ready for India. But at the same time, we also want Indians today to use the G20 as an occasion to think about it. So how do you get Indians more involved with the world? So this is also something that we are trying to do. So our effort definitely is to ensure that the G20 period actually connects us. The world is much more deeply connected to India, and that I think will be of huge benefit to the future economy of India, to all the linkages that we are trying to develop with the world. और खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में चौपायों का कारोबार करने वाले एक शख्स के कत्ल के बाद लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया। इद्रीस पाशा नाम के एक 38 बरस के शख्स की लाश कल मुश्तबा हालत में पाई गई थी। पुलिस स्टेशन के करीब पाशा की लाश पाई गई। बताया गया है कि राष्ट्र रक्षणा पदे तंजीम के सरबराह पुनीत केरेहल्ली के लोगों ने चौपायों का कारोबार करने वाले 3 लोगों पर हमला किया था। हमले के शिकार लोग कर्नाटक के रामनगर जिले से मवेशी और चौपाए लेकर तमिलनाडु और केरल को मुंतकिल करते हैं, चूँकि ये उनकी तिजारत है। और हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोककर हमला किया और पाकिस्तान चले जाने को कहा। पुलिस ने कत्ल के इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया है। लोगों ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। हमले का शिकार लोगों ने बताया कि गौ रक्षा के नाम पर हमला करने वाले पहले ऐसे लोगों पर तशद्दुद करते हैं, फिर पुलिस स्टेशन ले जाकर उनके खिलाफ केस दर्ज कराते हैं। पंजाब के गुरदासपुर में किसान मजदूर संघ कमेटी ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करते हुए रियासती व मरकजी हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इन किसानों ने बारिश के सबब बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग की। वहीं उन्होंने कर्ज पर सूद की अदायगी को माफ करने की भी मांग की है। तो हमने देखा, हम अब आज किसान जो है कपड़े उतार के नंगे धड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और दूसरा ये है भी जिस तरह से बरसात हुई है तो अब पंजाब में गेहूं की खरीद भी शुरू हो रही है, तो वो खरीद में छूटें मिलनी चाहिए हमें। नमी की मात्रा ज्यादा आएगी, जो कनक का रंग है वो शायद डिस्कलर हो, उसकी छूट भी मिलनी चाहिए, बदरंगा। इसी के साथ जो अगर और भी कुछ समस्या आती है तो केंद्र को जल्दी टीम भेजकर जो हमें गेहूं की खरीद में छूटें देनी चाहिए। इसी के साथ साथ अब किसानों के हालात अच्छे नहीं है। पंजाब अथवा केंद्र सरकार को जो कर्जा हमने लिया है उनकी किस्तें हम दे नहीं सकते। 6 महीने के लिए किसी भी, चाहे नेशनल बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, पंजाब के बैंक हो, प्राइवेट हो, उनकी किस्तों में छूट देनी चाहिए और ब्याज किसानों का माफ होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो जमीनें रिक्वायर हो रही है पंजाब में, रोड्स के लिए जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे है, ऊना एक्सप्रेस वे है, उनका जो मुआवजा सही मिलना चाहिए। इसी के साथ जो गन्ने का बकाया है वो मिलना चाहिए। तो इन मांगों को लेकर आज का प्रदर्शन हो रहा है। और एक और अहम खबर आपको दे दें, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह नए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं। इस सिलसिले में दिल्ली में एक रस्मी तकरीब मुनक्किद की गई थी और संजय जसजीत सिंह ने बहरिया के नए वाइस चीफ के तौर पर बाज़ाब्ता अपनी जिम्मेदारी संभाली। नेवी के नए वाइस चीफ ने मद्रास यूनिवर्सिटी से सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में
MSc और MPhil किया है। संजय जसजीत सिंह इससे कबल इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ की जिम्मेदारी निभा रहे थे। भारतीय बहरिया का समुद्री नजरिया मरतब करने में उन्होंने काफी अहम किरदार अदा किया है। मुल्क में 6 महीनों के बाद कोविड के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। कौमी सतह के आदाद-ओ-शुमार को अगर देखें तो हफ्ते के मुकाबले इतवार को 27% ज्यादा केस सामने आए। आज वजारत सेहत की इत्तला के मुताबिक 3,824 नए केसेस सामने आए और 24 घंटों में 4 मुतासरीन की मौत भी हुई है। 2035 एक्टिव केस के इजाफे के साथ मजमूई एक्टिव केस बढ़कर 18,389 हो गए हैं। केरल के बाद हिमाचल में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। तमिलनाडु की कोयम्बटूर में तमाम सरकारी अस्पतालों में दाखिले के लिए मास्क लाजमी कर दिया गया है। जम्मू गांधीनगर के अस्पताल में फ्लू OPD में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मामूल के इलाज के लिए आने वाले मरीजों को सांस की तकलीफ की शिकायत के मरीजों से अलग थलग रखने के लिए नया आउट पेशेंट डेस्क कायम किया गया है। कोविड के केसों की निशानदेही के लिए यहां ये पहल की गई है। पिछले कुछ दिनों से ये जो पिछला सर्दी का पिछले 1-2 महीने से केसेस जो फ्लू के केसेस हैं और स्पेशली कोविड लाइक डिजीजेज जिनको इन्फ्लुएंजा के केसेस अभी हमने बड़े देखे, ऐसे काफ़ी सारे मरीज थे, तो ये केसेस ओवरऑल थोड़ा बढ़ना शुरू हो गए। इसका सबसे मुख्य कारण है कि हम लोगों को जो हिदायत बरतनी चाहिए थी उसमें हम थोड़े डिले पड़ गए हैं। कोविड के रिलेटेड जो प्रिकॉशंस, हमें मास्क का प्रयोग करना था, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना था, या अदर प्रिकॉशंस जो हमने यूज़ करने से सोशल डिस्टेंसिंग, वो हमने थोड़ी देर के लिए उनसे हम थोड़ा दूर चले गए। रीज़न उसका ये था कि एक तो इस बीमारी से लड़ते लड़ते हम थक चुके थे, और दूसरा हमने ये धारणा बना ली कि अब हम इम्यूनाइज्ड हैं, हमें किसी चीज़ का खतरा नहीं है। हाँ, हम इम्यूनाइज ज़रूर हैं, लेकिन ये कोविड नए रूप लेके आ रहा है। तो अभी आपने देखा पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी जब फ्लू के केसेस बढ़ने शुरू हो गए, फ्लू लाइक डिजीज़, तो एक गाइडलाइंस के मुताबिक हमने भी अपने अस्पताल में एक अलग से फ्लू OPD शुरू कर दी, जो एक जनरल OPD से हट के थी। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम के थ्रू कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप अपनाएं, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाए, और अगर आपको खांसी जुकाम 2 या 3 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो सबसे पहले अपने आप को अलग थलग कर लें, अपने परिवार से उनके बीच में मत ये डिजीज़ को आगे प्रोपोगेट करें, और जल्द से जल्द अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके डॉक्टरी सलाह के मुताबिक चलें। और इसी के साथ देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।